गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कृषि जो अभ्यर्थी हैं क्लास 12th वाले, उनके मैसेज आए और कहा कि सर जो हमारी एग्रीकल्चर बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है वो काफ़ी टफ है। हमारे टीचर ने इसमें बहुत कुछ लिखाया है और हमें ये याद नहीं हो रहा, तो इस चैप्टर को हम कैसे याद करें, आप बिल्कुल सरल वे में बताओ। तो वही मैं आज पूरा प्रयास करूंगा और आज हम इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल बारीकी से और ऐसे तरीके से, ऐसे सरल तरीके से चर्चा करेंगे कि आप लोगों को मेरे ख्याल से ये वीडियो देखने के बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये चैप्टर डायरेक्ट आपका जब एग्जाम हो तब ये वीडियो दोबारा से देख करके चले जाना। आपके इस चैप्टर में से पूरे नंबर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और चैप्टर का नाम जैसा आपको पता है, मैंने स्क्रीन पर भी लिख रखा है, जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा, संक्षिप्त इतिहास, महत्व और ऊतक संवर्धन। यह हमारे चैप्टर का नाम है। अगर स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं। पहली बात कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और इस साल 12th क्लास में हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि आपको बहुत सारी हेल्प इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है जो कि आपको एग्रीकल्चर के किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ें, अगर आप इस वर्ष 12th एग्रीकल्चर से कर रहे हो और आगे सोच रहे हो कि जेड का एग्जाम दो, सुपरवाइजर का एग्जाम दो या कोई भी मैं कंपटीशन में जाऊँ, तो उसके लिए ज़रूरी है आपको फाउंडेशन लेना। मेरे ख्याल से आप फाउंडेशन लोगे तो आपकी जो एक साल है वो खराब होने से बच जाएगी, और दूसरा आपकी जो 12th में परसेंटेज है वो भी लगभग 95% के करीब पहुंच जाएगी। नहीं, इसमें भी क्या होगा, सुधार होगा। फाउंडेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर के आप फाउंडेशन कोर्स परचेज कर सकते हो। मात्र 3100 रुपये में है, जिसमें आपको तीनों ही सब्जेक्ट मिलेंगे, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। और तरीका बिल्कुल सादा सिंपल, जो मैं तरीका यहाँ आपको पढ़ाता हूँ वही तरीका आपको वहाँ मिलेगा, जहाँ आपको रटने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी। चलिए स्टूडेंट्स, मैं बात करूँ सबसे पहले मेरे चैप्टर के नाम की। हम तेरे चैप्टर का नाम क्लियर करते हैं, कोई सा भी चैप्टर हो। चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा, इतिहास, महत्व और ऊतक संवर्धन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या जानते हैं, सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम के बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है और कहाँ कहाँ से आपको इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं नामकरण की बात करूं सबसे पहले कि नामकरण से कैसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको यहाँ नामकरण से पूछे जाएंगे। मेरे चैप्टर का जो नाम है वो है जैव प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, परिभाषा। तो पहले हम जानते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या है, और सबसे पहला प्रश्न हर बार इस चैप्टर से आता है कि जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए। तो अगर स्टूडेंट्स में जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी, अब जैव प्रौद्योगिकी थोड़ा सा मैं इंग्लिश में ले लेता हूँ इसको। तो इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में स्टूडेंट्स हम इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अगर मैं इंग्लिश में इसकी बात करूँ तो इंग्लिश में स्टूडेंट्स हम इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इंग्लिश में हम क्या करें इसको, इंग्लिश में इसको कह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है स्टूडेंट्स, या जैव प्रौद्योगिकी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। अब दो शब्द इसमें कौन कौन से हैं, एक शब्द तो हमने क्या पढ़ा यहाँ, बायो पढ़ा। क्या पढ़ा, बायो। बायो का मतलब जैव। दूसरा हमने क्या पढ़ा, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको, जैव। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, तकनीकी। तकनीकी। अब हम चलते हैं अपने सीधे पॉइंट पर। हमारा पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, हमारा पॉइंट था जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा, कि जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या है। अब स्टूडेंट्स में क्या बात कह रहा हूं, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा की बात कर रहा हूं। तो परिभाषा आप कैसे लिखोगे, आपको रटना कुछ भी नहीं है। मैंने बताया कि जो जैव प्रौद्योगिकी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बनाया है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। जिसमें बायो का अर्थ जैव, तकनीकी का अर्थ क्या होता है, टेक्नोलॉजी का तकनीकी। अब जैव में क्या क्या आते हैं,
जैव में अगर मैं एक चीज आपसे कहना चाहूँ तो जैव में कई सारी चीजें आती हैं। जैव में क्या आ जाता है आपका, एक तो आपके आ जाते हैं यहाँ सूक्ष्म जीव, क्या आते हैं सूक्ष्म जीव। दूसरा यहाँ क्या आ जाता है, पादप आ जाते हैं। यहाँ सूक्ष्म जीव आ गए, पादप आ गए, और क्या आ गए, जीव आ गए। ये कौन से हैं, ये हमारे सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव, पादप, जीव किस में आते हैं, ये जैव में आते हैं। अब परिभाषा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आपको रटना नहीं। परिभाषा क्या होगी, सूक्ष्म जीव पादप पर तकनीकी क्रियाओं द्वारा मानव उपयोगी उत्पाद बनाना क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। यानी जब हम सूक्ष्म जीवों पर, पादपों पर एवं जीवों पर तकनीकी क्रिया के द्वारा क्या बनाते हैं, मानव उपयोगी उत्पाद बनाते हैं। जब हम इनमें तकनीकी का उपयोग करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा मानव उपयोगी उत्पाद। क्या बनेगा, मानव उपयोगी उत्पाद। ये मानव उपयोगी उत्पाद बनाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। मेरे ख्याल से परिभाषा आपको कंप्लीट हो गई होगी। यानी सूक्ष्म जीव, पादप और जीवों पर तकनीकी क्रिया द्वारा मानव उपयोगी उत्पाद बनाना क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट हो गई। अब आपके पेपर में क्या पूछ रहेगा, दो तरह से प्रश्न आएंगे 12th के पेपर में। प्रश्न पूछेगा जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए, तो फिर आपको क्या लिखना है, ये वाली परिभाषा लिखनी है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जैव प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, तो इसकी दो शब्दों से हुई है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, जिसमें बायो का अर्थ जैव और टेक्नोलॉजी का अर्थ तकनीकी होता है। दोनों ही तरह से आप अपने उत्तर दे सकते हैं। आगे मैं चलूं स्टूडेंट्स, आगे मेरा पॉइंट क्या आता है, आगे मेरा पॉइंट आता है संक्षिप्त इतिहास, जैव प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त इतिहास, जो कि मेरे ख्याल से आपके टीचर ने अगर लिखाया होगा तो बहुत ज्यादा लिखाया होगा। और मैं बता दूं आपको, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं जेट में भी बात करूं, सुपरवाइजर में भी बात करूं और 12th में भी बात करूं, तो जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ जो बता रहा हूँ उससे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैं जैव प्रौद्योगिकी की बात करूं तो इसका इतिहास को काफी पुराना है। क्या है, काफी पुराना है। अगर मैं पुराने की बात करूं तो प्राचीन काल में कुछ चीजें थी तो जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित थी। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारा जो दही है वो क्या है, जैव प्रौद्योगिकी का उत्पाद है। जैसे बात करूं शराब है, वो क्या है, जैव प्रौद्योगिकी का उत्पाद है। दही और शराब हम पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं। दही और शराब ये कैसे उत्पाद हैं, ये जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किए हुए उत्पाद हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं, दूसरा मेरा पॉइंट दही और शराब के अलावा एक आता है इंसुलिन। क्या आता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कहाँ उपयोग होता है, जो मधुमेह रोगियों हेतु उपयोग होता है। किसके उपयोग हेतु, मधुमेह रोगियों हेतु उपयोग होता है। तो ये इंसुलिन भी क्या है, ये इंसुलिन भी जैव प्रौद्योगिकी का उत्पाद है। नेक्स्ट में इतिहास में थोड़ा सा आगे जाऊं तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स 1972 की, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं तो कब, 1972 में 1972 में एक वैज्ञानिक आया पॉल वर्ग। क्या आया, पॉल वर्ग। और पॉल वर्ग ने क्या बनाया, पुनर्योगज डीएनए बनाया। पुनर्योगज डीएनए। आपसे प्रश्न पूछा जाता है इतिहास से कि पुनर्योगज डीएनए का विकास किसने किया। तो अगर मैं स्टूडेंट्स पुनर्योगज डीएनए के विकास की बात करूं तो किसने किया, पॉल वर्ग ने किया। कब किया, 1972 में किया। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स और चलूं थोड़ा सा आगे, तो आप मेरे साथ साथ चलना। नेक्स्ट में आगे चलूं 1973 में, 1972 से कम पहुंच गया मैं, 1973। अब 1973 में क्या हुआ, 1973 में हर्बर्ट बोयर ने 1973 में क्या किया, इन्होंने भी पुनर्योगज डीएनए का विकास किया। क्या किया, पुनर्योगज डीएनए का विकास किया। लेकिन ये जो पुनर्योगज डीएनए था ये कैसा था, ये संशोधित था। संशोधित, या मैं कह सकता हूं ये शुद्ध था, ये शुद्ध था। पुनर्योगज डीएनए क्या होता है इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। पहले मैं इतिहास में बता रहा हूं, पॉल वर्ग ने पुनर्योगज डीएनए का विकास किया, फिर इसका संशोधित जो पुनर्योगज डीएनए बनाया वो किसने बनाया, वो हर्बर्ट और बोयर नामक वैज्ञानिकों ने बनाया 1973। इतिहास में एक चीज आपके और आती है, अब वो क्या है, अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो 1983 में
1983 में दो चीजें हुई। एक क्या हुआ 1983 में, एक हुआ आनुवांशिक रूपांतर तंबाकू। क्या हुआ? आनुवांशिक रूपांतरित तंबाकू का विकास हुआ। और जब तंबाकू का विकास हुआ तो तंबाकू क्या थी? प्रथम आनुवांशिक रूपांतरित फसल थी। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा एग्जाम में? प्रश्न यही पूछा जाएगा कि निम्न में से प्रथम आनुवांशिक रूपांतरित फसल कौन सी है? तो कौन सी हो गई वो होगी आपकी तंबाकू। कब विकास हुआ? 1983 में। फिर अगर मैं बात करूं तो कैरीमुलस नामक एक वैज्ञानिक था। कौन सा था? कैरीमुलस। 1983 में इस कैरीमुलस नामक वैज्ञानिक ने पीसीआर अभिक्रिया की खोज की। पीसीआर को कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, या इसको कहते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो ये आपका इतिहास है संक्षिप्त। आपके टीचर ने बहुत सारा लिखाया होगा, मुझे पता है। इसमें ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपको कि जैव प्रौद्योगिकी के इतिहास को लिखिए, ये प्रश्न आपको कभी नहीं आएगा। प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न आएगा निम्न में से जैव प्रौद्योगिकी का उत्पाद है। तो दही है, शराब है, इंसुलिन है, पुनर्युगज डीएनए है, आनुवांशिक रूपांतर तंबाकू है, पीसीआर है। ये क्या है? ये जैव प्रौद्योगिकी के उत्पाद हैं। प्रश्न क्या आएगा? पुनर्युगज डीएनए का विकास किसने किया? तो पॉल वर्ग ने किया। पिछली बार पूछा जा चुका है प्रश्न। प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न आएगा आनुवांशिक रूपांतरित तंबाकू कब बनी? तो ये बनी 1983 में। प्रथम आनुवांशिक रूपांतरित फसल कौन सी है? तो वो है आपकी तंबाकू। ये प्रश्न आपको कहां से पूछे जाएंगे? जैव प्रौद्योगिकी के इतिहास से पूछे जाएंगे। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने दो चीजें यहाँ पर आपको बता दी। दो चीजें मैंने क्या बताई? एक तो मैंने बता दिया आपको जैव प्रौद्योगिकी के नामकरण और परिभाषा के बारे में। दूसरा मैंने क्या बता दिया आपको? मैंने जैव प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त इतिहास आपको बता दिया। तीसरी चीज हमारी इसमें क्या है? इसमें तीसरी चीज है हमारी जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। अब जैव प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है? आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, लिखिए, या जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाइए। आपको केवल 4 पॉइंट इसमें लिखने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी जो जैव प्रौद्योगिकी है उसका महत्व काफी बड़ा है और आगे हम देखेंगे क्या है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा एक तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ क्या बनाया, मानव उपयोगी उत्पाद बना सकते हैं। पहला हमने क्या लिखा? पहला पॉइंट हो गया मानव उपयोगी उत्पाद। एक तो हम जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या करते हैं? मानव उपयोगी उत्पाद बनाते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा हम क्या करते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा हम वायरस मुक्त पौधे तैयार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वायरस मुक्त पौधे। वायरस मुक्त पौधे तैयार कर सकते हैं। अगर हमें पौधा तैयार करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? वायरस मुक्त पौधे तैयार कर सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा नई किस्मों का विकास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नई किस्मों का विकास कर सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम ट्रांसजेनिक पादप बना सकते हैं। ट्रांसजेनिक पादप बना सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कई हम मानव उपयोगी उत्पाद बना सकते हैं। केवल आपसे ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा या 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि जैव प्रौद्योगिकी का महत्व कौन कौन से क्षेत्रों में है। वैसे हम आगे और जानेंगे इसको, लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मानव उपयोगी उत्पाद, वायरस मुक्त पौधे, नई किस्मों का विकास, ट्रांसजेनिक पादपों का विकास, आगे मैं कह सकता हूँ औषधि निर्माण। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा हम क्या करते हैं? औषधियों का निर्माण करते हैं। औषधि निर्माण करते हैं जैव प्रौद्योगिकी द्वारा। रोगरोधी पौधे तैयार करते हैं। वायरस तो रोधी होते ही हैं, इसके साथ रोगरोधी पौधे भी तैयार करते हैं। यानी बहुत सारा इसका क्या हो सकता है? महत्व हो सकता है। आपसे प्रश्न केवल क्या पूछाएगा? जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करूंगा जब हम आगे चलेंगे। पहले पॉइंट पर हमने 3 चीजों के बारे में चर्चा की। जैव प्रौद्योगिकी का नामकरण, जैव प्रौद्योगिकी का इतिहास और उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। यहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में चलूं अगर स्टूडेंट्स, यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट में चलूं अगर अगले पॉइंट पर, तो अगला पॉइंट हमारा कुछ इस तरह से आता है। चलिए आगे के पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अगले पॉइंट पर हमारी जो हेडिंग रहती है वो कुछ इस तरह से। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जहां से
काफी अच्छे प्रश्न हमें पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अब जो जैव प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा जो पार्ट है, सबसे बड़ा जो भाग है, सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है, वो क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी है। अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, हम इसको जान लेते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं? पहली चीज आपको क्या पूछी जाएगी इसमें? पहली चीज आपको यहां पूछी जाएगी आनुवांशिक अभियांत्रिकी की परिभाषा। अगर स्टूडेंट्स मैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी की परिभाषा की बात करूं तो इसकी परिभाषा क्या होगी? चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है। जैसे मान लो मेरे पास दो पौधे हैं, एक पौधा है ए, हम क्या जानते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं, मेरे पास दो पौधे हैं, एक पौधा ए और एक पौधा है बी, दो पौधे। इस पौधे का गुण है कि ये पौधा क्या है? ये पौधा लंबा है और ये पौधा क्या है? ये पौधा बौना है। ये पौधा क्या है? लंबा है और ये पौधा क्या है? बौना है। अब मुझे क्या करना है? मुझे जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा इस बी वाले पौधे को लंबा करना है, क्योंकि बी वाले पौधे के जो गुण हैं वो अच्छे हैं, केवल इसकी लंबाई कम है। तो मुझे बी वाले पौधे को लंबा करना है। तो जब मैं बी वाले पौधे को लंबा करूंगा तो मैं क्या करूंगा? इसमें से कोई लाभदायक जीन होगा। क्या होगा? लाभदायक जीन। लाभदायक जीन, उस लाभदायक जीन को मैं किस में ट्रांसफर कर दूंगा? बी पौधे में ट्रांसफर कर दूंगा। इस लाभदायक जीन को बी पौधे में ट्रांसफर करने की क्रिया क्या कहलाएगी? जैव प्रौद्योगिकी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाएगी। पूरी क्रिया जैव प्रौद्योगिकी है और जैव प्रौद्योगिकी के अंदर ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अब आपको क्या पूछा जाएगा प्रश्न कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं? मानव उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए, क्या? मानव उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए जीनों को हस्तांतरित करने की क्रिया क्या कहलाती है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। जैसे हमने ये उपयोगी उत्पाद बना रहे हैं तो हमने क्या किया? इसके जीनों को इसमें ट्रांसफर किया। तो मानव उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए जीनों को स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है। मानव उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए जीनों को स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आप लोगों का, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल समझ लो। हमने क्या किया? इस पौधे के जीन इस पौधे में ट्रांसफर कर दिए, तो ये क्रिया क्या कहलाई? ये क्रिया कहलाई आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अब नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो काफी इंपोर्टेंट है। प्रश्न कहां से आते हैं? प्रश्न आपको आते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन। क्या आते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन। डायरेक्टली एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन कौन कौन से हैं। आपके टीचर ने बहुत ज्यादा लिखाया होगा, मुझे पता है। चलिए, अगर मैं यहां बात करूं आनुवांशिक अभियांत्रिकी साधन, कैसे यहां से प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन से यहां से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स में आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधनों की बात करूं तो इसके कई साधन होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले होता है यहाँ प्रतिबंधी एंजाइम। क्या होता है? प्रतिबंधी एंजाइम। एक तो होता है प्रतिबंधी एंजाइम, पहले नाम लिख लेता हूं मैं, दोबारा फिर बात करूंगा। दूसरा, एक तो प्रतिबंधी एंजाइम हो गया, दूसरा हो गया वाहक, वाहक। तीसरा हो गया यहां लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। और चौथा होता है यहां तो प्रतिबंधी एंजाइम हो गया, लाइगेज एंजाइम हो गया, और एक होता है डीएनए प्रतिकृति, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसको हम पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। अब एक प्रश्न तो क्या आता है? एक प्रश्न आपसे पूछाएगा आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन कौन कौन से। तो आपको डायरेक्टली उत्तर क्या लिखना है? आपको डायरेक्टली उत्तर लिखना है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के 4 साधन होते हैं। कौन कौन से? प्रतिबंधी एंजाइम, वाहक, लाइपेज एंजाइम और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। एक प्रश्न आता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधनों को समझाइए।
तो फिर इसके अंदर आपको थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो लाइन लिखनी। अब लिखनी कैसे है, इनके कार्य आपको लिखने केवल। अब मैं कार्य इनके बताना चाहूँ तो जो प्रतिबंधी एंजाइम है, ये प्रतिबंधी एंजाइम क्या करता है, प्रतिबंधी एंजाइम डीएनए खंडों को, जो लाभदायक डीएनए खंड है, उन डीएनए खंड जो होते हैं डीएनए, उनको अलग करने का कार्य करता है। प्रतिबंधी एंजाइम क्या करता है, जो लाभदायक डीएनए खंड है उनको अलग करने का कार्य करता है। जैसे मान लो ये किसी पादप का डीएनए खंड है, ये वाला डीएनए खंड है। अब डीएनए में ये क्या है, जीन है। अब इसकी ये जीन क्या है, लाभदायक है। ये जीन हमें अलग करनी है, तो ये जीन हमें अलग करनी है, तो इसको इधर से काटना पड़ेगा और इधर से काटना पड़ेगा। तो दोनों ओर से जो काटने का कार्य करेगा वो कौन करेगा, वो करेगा प्रतिबंधी एंजाइम। कौन करेगा, प्रतिबंधी एंजाइम। तो अगर मैं प्रतिबंधी एंजाइम की बात करूं तो क्या करता है, जो लाभदायक डीएनए खंड होते हैं, लाभदायक डीएनए खंड, उनको अलग करने का कार्य करता है। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछाएगा, आपसे प्रश्न पूछाएगा कि लाभदायक डीएनए खंडों को अलग करने का कार्य कौन करता है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, प्रतिबंधी एंजाइम करता है। अब ये जो प्रतिबंधी एंजाइम ये दो तरह का होता है, एक तो कहां से काटता है, सिरों से काटता है, सिरों से। एक कहां से काटता है, बीच से काटता है। जैसे यहां अगर मैं इस स्थिति की बात करूं तो मैंने कहां से काटा, बीच में से काटा। एक मान लो मैं यहां सिरे से काट दूं तो सिरों से काटने के लिए अलग प्रतिबंधी एंजाइम होते हैं, बीच से काटने के लिए अलग प्रतिबंधी एंजाइम होते हैं। जो सिरों से काटने का कार्य करता है उसको हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियेज। क्या कहते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज कहा जाता है। और जो बीच में से काटने का कार्य करते हैं उनको इस तरह से हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज। एक तो क्या हो गया, एक तो हमारा हो गया एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज डीएनए खंडों को कहां से काटता है, ये तो सिरों से काटता है। ये कहां से काटता है, ये आपको बीच से काटने का कार्य करता है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, यहां से जेट में भी प्रश्न आता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि डीएनए खंडों को बीच से काटने का कार्य कौन करता है, तो एंडोन्यूक्लियस। सिरों से काटने का कार्य कौन करता है, तो एक्सोन्यूक्लियस करता है। आगे अगर मैं वाहक की बात करूं तो वाहक क्या कार्य करते हैं, वाहक जीनों के जो लाभदायक जीन होते हैं उनके स्थानांतरण का कार्य करते हैं। वाहक क्या कार्य करते हैं, वाहक लाभदायक जीनों के स्थानांतरण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, जो लाभदायक जीन होते हैं उन लाभदायक जीनों की स्थानांतरण का कार्य करते हैं। अब स्थानांतरण कैसे, जैसे मान लो हमने ये जीन अलग कर लिया और इस जीन को हमें इस वाली श्रृंखला में जोड़ना है। कहां जोड़ना है, इस वाली श्रृंखला में जोड़ना है। तो इसको यहां से यहां तक ले जाने का कार्य कौन करेगा, वाहक करेगा। उसको हम क्या कहेंगे, वाहक। और वाहक क्या कार्य करता है, वाहक आपका जो लाभदायक जीन है इसको ले जाने या दूसरे जो पशु है या जीव है या फसल है उसमें ले जाने का कार्य करता है, उसमें डालने का कार्य करता है। वाहक क्या होता है, तो वाहक लाभदायक डीएनए की स्थानांतरण का कार्य करता है। ठीक है, वाहक क्या हो गया, वाहक लाभदायक डीएनए खंडों के स्थानांतरण का कार्य करता है। एक आपसे वाहक का एग्जाम्पल पूछा जाता है। अगर वाहक के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम ये तो टीआई प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं, टीआई प्लाज्मिड का प्रयोग करते हैं। दूसरी अगर बात करूं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इनका उपयोग किस रूप में किया जाता है, वाहक के रूप में किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, वाहक के रूप में किया जाता है। अगर मैं वाहकों की बात करूं तो वाहक क्या होते हैं, वाहक होते हैं अतिरिक्त डीएनए खंड। क्या होते हैं, जीवाणुओं के अतिरिक्त डीएनए होते हैं, जीवाणुओं के अतिरिक्त डीएनए होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जीवाणुओं का अतिरिक्त डीएनए कहलाता है, तो अतिरिक्त डीएनए क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। अतिरिक्त डीएनए का एग्जांपल क्या है, प्लाज्मिड है। और जो वाहक होते हैं वो वाहक क्या होते हैं, जीवाणुओं के अतिरिक्त डीएनए खंड होते हैं। नेक्स्ट में बात करूं लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या कार्य करता है, जो हमने यहाँ सिरे काटे, ये हमने क्या काटे, तो इन काटे हुए सिरों को जो जोड़ने का कार्य करता है वो कौन करता है, वो लाइपेज एंजाइम करता है। तो लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, लाभदायक डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करेगा। जो वांछित डीएनए खंड है और मूल डीएनए खंड है उन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो वो लाइपेज एंजाइम करता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इनकी प्रतिकृतियां बनाता है। क्या बनाता है, प्रतिकृतियां। और प्रतिकृतियां कैसे, जैसे मान लो हमने इसको इसमें जोड़ करके, ये जोड़ करके एक नया डीएनए बनाया। क्या बनाया, नया डीएनए। अब ये डीएनए तो एक ही है,
हम इसको ज्यादा कैसे बनाएंगे? तो ज्यादा बनाने के लिए हमें इसकी क्या बनानी पड़ेंगी? प्रतिकृतियां बनानी पड़ेंगी, इसकी कॉपियां बनानी पड़ेंगी। तो जो प्रतिकृतियां बनाने का कार्य किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा किया जाएगा। और प्रश्न क्या पूछा जाता है, मैंने आपको बताया। एक प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेगा आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन कौन कौन से हैं, तो साधन आपको केवल नाम लिखने। दूसरा प्रश्न पूछ लेगा आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधनों को वर्णित कीजिए, तो वर्णित करने में आपको क्या लिखना है? 4 हेडिंग बनानी है। एक प्रतिबंधी एंजाइम की, इसमें बता दो ये क्या कार्य करता है, कौन कौन से होते हैं। दूसरा वाहक की बता दो ये क्या कार्य करता है, कौन कौन से होते हैं। तीसरी लाइपेज एंजाइम की क्या कार्य करता है, और चौथी किसको बनानी है? डीएनए पॉलीमरेज की क्या कार्य करता है वो लिखने हैं केवल। तो ये क्या हो गए? ये हो गए आपके आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन, 4 साधन। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट में अगर बात करूं स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट मेरा आता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के चरण। क्या आते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के चरण। अब देखो आपके टीचर ने आपको क्या लिखाया है वो मैं बता देता हूं। आपको अलग अलग चरण लिखाए होंगे आपके टीचर ने, जितने भी हैं उनके अलग अलग चरण लिखाए होंगे। लेकिन अगर मैं चरण की बात करूं तो बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ भी ज्यादा यहाँ ध्यान नहीं रखना है। अगर मैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी के चरणों की बात करूं, हमारे 4 साधन हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी के। ये चारों ही साधनों से हम 4 चरण बना सकते हैं, बस थोड़ा सा गौर करना मेरी तरफ। 4 साधन कौन से हैं? प्रतिबंधी एंजाइम। और प्रतिबंधी एंजाइम क्या करता है? वांछित डीएनए खंडों को काटने का कार्य करता है। क्या करता है? वांछित डीएनए खंडों को काटने का। तो पहला जो हमारा चरण होगा वो कौन सा होगा? वो होगा वांछित, क्या होगा? वांछित डीएनए की प्राप्ति। पहला क्या हो गया? पहला हो गया वांछित डीएनए की प्राप्ति। पहला क्या हो जाएगा? वांछित डीएनए की प्राप्ति। यानी हम प्रतिबंधी एंजाइम का उपयोग करके उस लाभदायक डीएनए के जीन को प्राप्त करेंगे जिसको हमें नए पौधे में ट्रांसफर करना है। पहला चरण हो गया। दूसरे अगर मैं चरण की बात करूं तो दूसरा चरण कौन सा होगा? दूसरा चरण हम वाहक का उपयोग करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? जो वांछित डीएनए हमने अलग किया, इस डीएनए को हम वाहक में ट्रांसफर करेंगे। किसमें ट्रांसफर करेंगे? वाहक में। तो हम कह सकते हैं वांछित जीन का वाहक में प्रवेश। वाहक में प्रवेश हम क्या करेंगे? तो हमने वांछित डीएनए या वांछित जीन तैयार किया, इसका हम वाहक में प्रवेश कराएंगे। तो हमने इसको किसमें प्रवेश करा दिया? वाहक में प्रवेश करा दिया। फिर तीसरी अगर मैं यहां बात करूं स्टूडेंट, तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या आएगा? अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यहां लाइपेज एंजाइम। क्या है? लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। अब वांछित डीएनए हम किसको जोड़ेंगे? तो वांछित जीन से पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। अब मैंने आपको बताया पुनर्योगज डीएनए अभी तक नहीं बताया, चलो बता देता हूं। पुनर्योगज डीएनए का निर्माण यानी जब हमने मान लो ये हमारा पहला जीन था, डीएनए था, ये हमारा नया डीएनए है। अब देखो हमने इस जीन को यहां से काट करके यहां जोड़ा है। इस जीन को, ये डीएनए है और ये भी क्या है? डीएनए है। यानी हमने इस जीन में से इस लाभदायक जीन को, इस डीएनए में से इस लाभदायक जीन को काट करके इस डीएनए में जोड़ा है। तो जिस डीएनए में नया डीएनए जोड़ा गया है वो डीएनए क्या कहलाता है? वो डीएनए कहलाता है पुनर्योगज डीएनए। क्या कहलाता है? पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। और इसकी क्रिया क्या कहलाती है? पुनर्योगज डीएनए तकनीकी कहलाती है। इसके निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? पुनर्योगज डीएनए तकनीकी कहलाती है। इसकी खोज किसने की? मैंने पहले बताया, पॉल वर्ग ने। किसने की? पॉल वर्ग ने की। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? वांछित जीन से हम क्या बनाएंगे? पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करेंगे। आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है पुनर्योगज डीएनए क्या है? तो ऐसा डीएनए जिसमें वांछित जीन का क्या कराया गया हो? प्रवेश कराया गया हो, वो क्या कहलाता है? पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। ध्यान रखना, ऐसा जीन डीएनए जिसमें वांछित जीन का प्रवेश कराया गया हो वो क्या कहलाएगा? वो पुनर्योगज डीएनए कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। 3 पॉइंट हो गई। अब चौथा पॉइंट क्या होगा? हमारा पुनर्योगज डीएनए भी तैयार हो गया। जब पुनर्योगज डीएनए हमारा तैयार हुआ तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? कि उसकी संख्या में हम क्या करें? वृद्धि करें। तो संख्या में वृद्धि करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज का। और डीएनए पॉलीमरेज से क्या करते हैं? हम प्रतिकृतियां बनाते हैं।
तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट हो जाएगा प्रतिकृतियां बनाना, प्रतिकृतियां बनाना। यानी हमारे कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। ये 4 चरण होते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के चरण कौन कौन से हैं, तो आप बता दोगे कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के 4 चरण हैं। वांछित डीएनए की प्राप्ति, वांछित जीन का कवक में प्रवाहक में प्रवेश, वांछित जीन से पुनर्योजित डीएनए का निर्माण और प्रतिकृतियां बनाना। कितने हो गए, 4। अगर आपसे प्रश्न पूछा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के चरणों को समझाइए, तो चरणों को समझाने में आप क्या लिखोगे, एक हेडिंग डालोगे वांछित डीएनए की प्राप्ति। फिर आप क्या लिखोगे, वांछित डीएनए की प्राप्ति करने के लिए डीएनए प्रतिबंधी एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ये जो चीज आप इसमें लिखोगे वही चीज आपको इन 4 पॉइंटों में लिखनी है। जो आपने मैंने यहाँ 4 पॉइंटों बताई वही चीज आपको इन 4 पॉइंटों में लिखनी है, केवल हेडिंग आपकी क्या है, अलग अलग है। ये चरण है और ये क्या है, साधन है। कार्य दोनों का क्या है, समान है। तो आज की क्लास इतनी काफी है, हम धीरे धीरे सारे चैप्टर को क्लियर कर लेंगे 3 क्लासों में। मैंने आज ये समझ लो आपका आधे के लगभग चैप्टर क्लियर हो गया। मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने जैव प्रौद्योगिकी बता दिया आपको, जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा, जैव प्रौद्योगिकी का इतिहास, जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। दूसरा आनुवांशिक अभियांत्रिकी पूरी अपनी लगभग कंप्लीट होगी। अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी का महत्व आपसे पूछा जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का महत्व वही है जो जैव प्रौद्योगिकी का है। जो महत्व हमने जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ा वही महत्व किसमें आता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आता है। तो दोनों में जो महत्व है वो क्या है, सिंपल है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में काफी अच्छी तरह से आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी, और शेयर जरूर करना दोस्तों को। अगर आपको पसंद आए तो आपके जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर जरूर करना। बाकी हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे इसके अगले चरण की, इसमें आगे कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।